मेरे नन्हे मुन्ने छोटे 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 जीनियस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मन साथियों, आप सब बहुत खुश हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आप सबको कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। स्टोरी से तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और नंदी सूत्र मिला है आपको, भंडार कहानियों का, स्टोरीज का, जितनी मर्जी उतनी पढ़ो और उससे अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं। इसलिए आपको तो खजाना मिल गया, आप बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, तो हम आज क्या बातें करेंगे? आज मैं नई स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए, वैनई की बुद्धि की एक और कहानी, एक और उदाहरण वैनई की बुद्धि का, जो बुद्धि हमको विनय से प्राप्त होती है। विनय का मतलब समझ गए ना? विनय जो अपने बहुत पोलाइट बिहेव जो हम दूसरों के साथ में करते हैं, किसी की सेवा करना, किसी की गलती पर भी अपने को अच्छा बिहेव करना, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना और उसको रेस्पेक्ट देना, उसके गुणों का आदर करना, वो सब विनय कहलाता है। तो विनय से जो अपने अंदर में शुद्धता पैदा होती है, प्यूरिटी आती है, और अंदर में एक क्या कहना चाहिए, शांत वातावरण हमारे अंदर का जो बनता है, और उसकी वजह से जो हमारी बुद्धि निर्मल बनती है, स्वच्छ बनती है। जैसे कि ठहरा पानी जब हलचल नहीं करता ना, उस समय पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। उसमें अपना अपना अक्स भी देख लो, जैसे कि दर्पण में, मिरर में देखते हैं, इतना स्वच्छ हो जाता है पानी। तो निर्मल बुद्धि जो ट्रांसपेरेंट बन जाती है। हाँ, तो विनय से उत्पन्न बुद्धि वैनई की बुद्धि कहलाती है। अब वैनई की बुद्धि का एक उदाहरण आपने पीछे सुन लिया, आपको समझ आया होगा। और एक और स्टोरी आज मैं सुनाती हूँ। वो स्टोरी है अलक्ष्य ग्रंथि की। नहीं समझ में आया ना? अलक्ष्य ग्रंथि, ग्रंथि कहते हैं गांठ को, और अलक्ष्य का मतलब है नहीं दिखने वाली, गुप्त। तो ऐसी ग्रंथि। बच्चों, पहले जमाने में राजाओं का राज्य होता था, और हर राजा अपना अपना राज्य बढ़ाने की सोचता था, और दूसरे का राज्य भी मेरे राज्य में मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते थे कि एक राजा दूसरे राजा के पास में कुछ प्रश्न भेजता था, कुछ बातें पूछता, अपने किसी मैसेंजर को भेजकर, दूत को भेजकर, कोई ऐसा उनको काम देते, ये आपको ये करना होगा, और अगर वो उस तरह से कर देते, प्रश्न का जवाब दे देते, तब तो ठीक, आपस में मित्रता, और नहीं तो एक दूसरे के राज्य पर हमला हो जाता। जो कमजोर होता वो हार जाता। इसी तरह से उस समय में एक राज्य था जिसका नाम था पाटलिपुत्र। हाँ, पाटलिपुत्र नगरी का नाम था, एक सिटी था। तो आज जिसे पटना कहते हैं, पटना, बिहार राज्य है ना भारत में, बिहार की राजधानी है पटना। तो उस समय में पटना का नाम पाटलिपुत्र था। वहाँ पर राजा मुरुंड राज्य करता था। क्या नाम था राजा का? राजा मुरुंड। अब मुरुंड के राज्य के पास में एक और राज्य था जो कि उसका शत्रु था, और वो चाहता था कि ये राज्य मेरे राज्य में मिल जाए। तो उसने, शत्रु राजा ने मुरुंड राजा के पास अपना दूत भेजा, और उसके पास हाथ में 3 चीज़ें भेजी, यानी 3 प्रश्न भेजे। पहला प्रश्न क्या कि एक गुच्छा था धागे का, और वो गुच्छा
जिसमें धागा उलझा हुआ था, मतलब एक सीधा सीधा धागा नहीं था, उलझा हुआ जैसा धागा था, गुच्छा जैसा बना हुआ। तो उसको ये पूछा गया था कि बताओ इस धागे का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, सिरा कहाँ है, इसका इसका किनारा कहाँ है। और वो धागे का किनारा मिल नहीं रहा था, उसको छुपा दिया गया था किसी प्रकार से। दूसरा क्या भेजा था, एक लाठी भेजी थी। लाठी, लकड़ी, मोटी लकड़ी। पहले जमाने में लाठी से युद्ध होते थे और लाठी चलाना सब जानते थे, कला है लाठी चलाना। तो लाठी होती थी बांस की, बांस में गांठें होती हैं जैसे गन्ने में होती है ना। तो उस लाठी की गांठें छुपा दी गई थी, इतना स्मूथ बना दिया गया था, उसको चिकनी बना दिया गया था कि उसकी गांठें दिख नहीं रही थी। और ये पूछा था कि इसकी गांठ कहाँ पर है, इसकी गांठ बताओ। और तीसरी चीज क्या भेजी थी, एक छोटा सा बॉक्स, जैसे लंच बॉक्स होता है ना तुम्हारा, इस तरह का एक बॉक्स था। तो उस बॉक्स को खोलने का जो उसका तरीका था ना, उसको बंद कर दिया था। वो हर कोई खोल नहीं पा रहा था उसको। तो ये तीन चीज़ें भेजी कि धागे का किनारा बताओ, और लाठी की गांठ बताओ, और इस डब्बे का खोलने का दरवाज़ा बताओ, कहाँ से खुलेगा। और अगर बताते हो तो ठीक, नहीं तो अपनी हार मान लो। मुरुन राजा के दरबार में जब शत्रु राजा का मैसेंजर ये तीनों चीज़ें लेके गया, उसने कहा जी हमारे राजा ने आपके लिए 3 प्रश्न भेजे हैं, इनका जवाब दे दो। आपके राज्य में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े होशियार समझदार लोग हैं। मुरुन राजा के दरबार में सचमुच थे बहुत अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग थे। सबने कोशिश करी, धागे को ले लेके ही देखा, हाथ में टेढ़ा सीधा उसको खोलने की कोशिश करी, सुलझाने की कोशिश करी कि उसका सिरा मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। गांठ को ढूंढने की कोशिश करी, लकड़ी हाथ में ले लेके, जो लकड़ी लाठी भेजी थी ना, अब वो गांठ भी किसी को नजर नहीं आई और डब्बा भी नहीं खुला। बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। सब जानते थे कि अगर हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सके तो हमारे राज्य पर कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। अब चिंता में पड़ गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जननी माँ और जन्मभूमि, इस पर संकट आ जाए तो बड़ी मुश्किल, चिंता वाली बात होती है ना। सारे सोचने लगे क्या किया जाए। आखिरकार एक मंत्री ने कहा मुरुन राजा से, राजन हमारे राज्य में आचार्य पादलिप्त सूरी रहते हैं, वो जैन संत हैं और बड़े होशियार हैं, विद्वान हैं, आत्म तत्व के ज्ञाता हैं, त्यागी हैं, उनके अंदर सारे गुण हैं और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि वो इन सवालों का जवाब जरूर दे देंगे, आप उनको बुलाइए। वैसे तो वो राजाओं के दरबार में जाते नहीं हैं, जैन संत त्यागी होते हैं, कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, सुविधाओं के त्यागी होते हैं, उनको किसी राजा से कोई मतलब नहीं, वो डरते नहीं किसी राजा महाराजा से, अपनी साधना में रहते हैं। पर आप उनको विनती कीजिए, बुलाइए, वो आपकी विनती स्वीकार करेंगे और इस मुसीबत से वो निकाल सकते हैं हमको। अब जैन संत तो पता नहीं चलता ना, कहाँ कहाँ घूमते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो
सुविधाओं से उनको आधुनिक सुविधा से कोई वास्ता नहीं होता, वाहन का प्रयोग नहीं करते, पैदल पैदल चलते हैं, कपड़े बहुत थोड़े रखते हैं, नहीं भी रखते और बड़ा सीधा साधा जीवन जीते हैं। वो तो मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो तपस्या। किसी को सताते नहीं, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, तो कहाँ ढूंढे उनको। बड़ी मुश्किल से चारों तरफ भेजे अपने कर्मचारी उन राजा ने, और आखिरकार पादलिप्त सूरी मिले। उनको बड़ा हाथ जोड़कर विनय पूर्वक रिक्वेस्ट करके और उनको बुलाया दरबार के अंदर। वो आए, उनके सामने तीनों बातें रखी कि देखिए, ये शत्रु राजा हमारा वो राज्य छीनना चाहता है, और उसने एक तो ये धागा भेजा है, एक ये लाठी भेजी है, और एक ये डिब्बा भेजा है। हमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आचार्य पादलिप्त सूरी, थोड़ा सा परिचय दे दूं तुमको बच्चों। पादलिप्त सूरी उनका नाम क्यों पड़ा था, और वैनयिकी बुद्धि से उनका क्या मतलब था, दोनों बातें बता दूं। पाद कहते हैं पैर को, पादलिप्त सूरी उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो पादलिप्त सूरी के नाम से बहुत फेमस हुए, क्योंकि पैरों में लेप लगा के, कई दवाइयों औषधियों का लेप पैरों में लगा के, और वो आसमान में उड़ जाते थे। ऐसी उनको मतलब तरकीब आती थी। तो पैरों में लेप लगाकर गगन विहार करने के कारण उनका नाम पड़ा पादलिप्त सूरी। सूरी कहते हैं आचार्य को। और विनय बुद्धि क्यों थी उनकी, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की, और गुरु से ही उनको इतना ज्ञान और ऐसी विद्या प्राप्त हुई थी। विनय बुद्धि थी उनकी, विनय से उत्पन्न बुद्धि उनको मिली थी, वैनयिकी बुद्धि उनको प्राप्त थी। तो पादलिप्त सूरी उन्होंने देखा धागे को, लाठी को और डब्बे को, एक सेकंड सोचा, हल्का सा सोचा, और वैनयिकी बुद्धि उनकी इतनी तीव्र, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, तो एकदम क्लिक हो गया उनके दिमाग में क्या करना चाहिए। उन्होंने गर्म पानी मंगवाया, गर्म पानी, उबलता उबलता, खौलता खौलता पानी, और उस खौलते पानी में उन्होंने वो धागा डाल दिया, धागे का गुच्छा डाल दिया। अब जहाँ जहाँ से उस धागे के गुच्छे को बंद किया हुआ था, ऐसा कोई पदार्थ लगाकर वो गर्म पानी में डाला तो वो खुल गया, और धागे का किनारा, धागे का छोर मिल गया। समस्या हल हो गई। दूसरा जो लाठी वाली बात थी, उसको क्या किया पादलिप्त सूरी आचार्य ने, उसको भी एक बड़ा सारा बर्तन पानी का भर के मंगवाया, और उसमें उन्होंने उस लाठी को डाल दिया। अब देखो, एक तरफ से लाठी पानी में डूब जाती है, और लाठी का जो दूसरा किनारा है, दो किनारे होते हैं लाठी के, कोई भी वस्तु है उसके दो किनारे होते हैं, तो दो छोर मतलब एज, जिसको तुम एज कहते हो, EDGE, एज। तो एक तरफ से तो लाठी पानी में डूब गई, और दूसरी तरफ से पानी है भरा हुआ, पर वो लाठी डूबती नहीं है, वो ऊपर रहती है पानी से। बस मिल गया जवाब, मिल गया लाठी की गांठ कहाँ है। उन्होंने कहा देखो, जहाँ से लाठी पानी में नहीं डूब रही है, वही लाठी की गांठ का हिस्सा है। परेशान लगा दिया गया। अब तीसरा था बॉक्स, डब्बा। उस डब्बे को, उसको भी गर्म पानी में डाला,
अब जो उसका खोलने का स्थान था ना, उसको बंद कर दिया था वहाँ से, शत्रु राजा के वहाँ से उसको छिपा दिया गया था। गर्म पानी में डालने से वो उसका जो ऊपर से लगाया हुआ था ना, वो हट गया और डब्बा थोड़ी सी कोशिश करने से खुल गया। तीनों बातें हल हो गईं और पादलिप्त सूरी उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा ने, मंत्रियों ने, सभा के सब सभासदों ने और पूरी जनता ने, राजा राजा सहित सब ने आचार्य पादलिप्त सूर्य की बहुत बहुत जय जयकार करी। उन्होंने कहा, नहीं, हमें मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें कोई जय जयकार नहीं चाहिए, हम तो साधु हैं, हमें तो अपनी साधना से काम है। और वो वहाँ से प्रस्थान करके चले गए। तो बच्चों, ये अलक्ष्य ग्रंथि का मतलब जो नहीं दिखती, छुपाई गई ऐसी गांठ, ऐसा धागा और ऐसा डब्बे का वो द्वार खोलने का तरीका, ये तीनों चीज़ें पादलिप्त सूरी ने जो है ना उनको करके दिखा दी। अब राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी पादलिप्त सूरी से, आचार्य से, कि भगवान हम भी कोई ऐसी चीज़ भेजें उस राजा के पास जो उसको मुश्किल आए। हमारी तरफ से भी तो कुछ जाना चाहिए ना उसके पास, ऐसा सवाल जो वो उसको ही पसीने आ जाए। पादलिप्त सूरी ने कहा, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक होता है ना तरबूज, देखा है तुमने? वाटरमेलन, तरबूज, मीठा मीठा, हाँ, लाल लाल, सब खाते हो बच्चों? हाँ, तरबूज का शरबत भी पीते हो। हाँ, तो तरबूज उसको थोड़ा सा ऊपर से काट कर और उसके अंदर में सब उसका निकाल कर, अंदर का गुदा वगैरह, और उसके अंदर रत्न भर दिए गए। पादलिप्त सूरी ने उनको ये सलाह दी। अंदर में रत्न भर दिए, उसमें हीरे मोती रत्न बहुत भर दिए उसके अंदर सारे, और ऊपर से वापस उसको जैसा एज इट इज बंद कर दिया, और ऐसा गुप्त करके बंद कर दिया कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ से इसको काटा गया है। ये भी कलाकारी है, बुद्धि की बात है भाई। लड़ाई हो रही है किसकी? बुद्धि की लड़ाई हो रही है, दांव पेच खेले जा रहे हैं। तो उस तरबूज को रत्नों से भर दिया, हीरे मोतियों से भर दिया, और राजा के पास में भेज दिया और कहा, इसमें बहुत सारे मूल्यवान हीरे मोती जवाहरात हैं, अगर तुमसे निकाले जाएं तो निकाल लो। अब वो जो शत्रु राजा के दरबार में वो तरबूज पहुंचा, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ से खोलें, कहाँ से इसको काटा गया, कहाँ से इसको मतलब इसमें लगाया गया, काट के दोबारा जोड़ना, उसको पैच कहते हैं। कैसे कहाँ पैच लगाया गया है इसमें, कैसे पता लगे? बड़ी बड़ी बारीकी से काम किया था। अब वो राजा, उसके सारे दरबार के लोग, बड़े बड़े पारखी, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, सब हार गए, किसी को समझ नहीं आया। और उन्होंने राजा मुरुंड के पास में समाचार भेजा कि हम तो समझ नहीं पा रहे हैं
कि कैसे इस रत्न के भंडार को हम कैसे खोलें और कैसे रत्न हीरे मोती प्राप्त करें। हम हार गए, हमने अपनी हार मान ली और फिर राजा मुरुंड के वहाँ से कोई व्यक्ति गए और उन्होंने जाके उस शत्रु राजा के दरबार में जाके उस तरबूज का वो खोला जहाँ से पैच किया था उसको, और उसको खोल कर वो सारे हीरे मोती रत्न निकाल के उनको दिखाए। मान गए वो कि जिसने भी इस तरबूज में रत्न डाल के बंद किए उसकी बुद्धि गजब गजब। और वैनय की बुद्धि थी किसकी? आचार्य पांडित्य सूर्य की वैनय की बुद्धि थी, वो विनय द्वारा प्राप्त बुद्धि थी। तो फिर दोनों राज्यों में आपस में मित्रता हो गई, कभी उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, दोनों हमेशा के लिए मिल गए। और वैनय की बुद्धि का सब में, वैनय की बुद्धि की बात सारे में फेमस हुई। सब लोग जान गए कि वैनय की बुद्धि कैसी होती है, जो विनय से प्राप्त होती है और जो कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, ऐसी वैनय की बुद्धि होती है। तुम्हें भी चाहिए, सबको चाहिए, है ना? तो विनय से प्राप्त वैनय की बुद्धि यानी आईक्यू, ये वाला आईक्यू प्राप्त करने के लिए छोटों का भी और बड़ों का भी सबका विनय करना, सबको सुख देना, अपने से किसी को कष्ट ना हो, अपने से सबको खुशी मिले। बच्चों, एक चीज है जो अपने पास नहीं होने पर भी हम दूसरों को दे सकते हैं। सोच में पड़ गए? क्या कहा मैंने? एक चीज ऐसी है जो अपने पास नहीं हो तब भी हम दूसरों को दे सकते हैं, वो है खुशी। अगर किसी को कभी खुशी नहीं मिली, कहीं से नहीं मिली, किसी ने उसको खुशी नहीं दी, हमेशा हमेशा, लेकिन फिर भी वो दूसरों को खुश कर सकता है, दूसरों को खुशियां बांट सकता है। अपने पास खुशी नहीं मिली तो भी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो सबको खुशी दें, सबको सुख दें, सबको अच्छा लगे, गुड फील हो, वैसा काम करें, तो ये वैनय की बुद्धि अपने आप में प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा काम और बहुत सारा इनाम। यानी जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो अपना भी दिल खुश होता है और सामने वाला भी खुश होता है। तो इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा, आज इतना ही कहकर आज की मीटिंग को मैं यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में और बातें करेंगे। तो बच्चों, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। बाय बाय। खुश रहना, वैनय की बुद्धि को बढ़ाते जाना। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जीनियस, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मन साथियों, आप सब बहुत खुश हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। स्टोरी से तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और नंदी सूत्र मिला है आपको, भंडार कहानियों का, स्टोरीज का, जितनी मर्जी उतनी पढ़ो और उससे अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं। इसलिए आपको तो खजाना मिल गया, आप बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, तो हम